हेलो बच्चों, क्लास 11th के केमिस्ट्री के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लेक्चर बना हुआ है आपका सीबीएसई बोर्ड्स 2026 के लिए, जो अगले साल आपको फाइनल एग्जाम देने हैं और उससे अगले साल जो आपको जेई मेंस अटेम्प्ट देना है भैया, उसके लिए भी। ठीक है, ज़्यादातर फोकस तो हमारा जेई मेंस के लिए है। आपका जेई मेंस यहाँ पे क्रैक कराया जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो कहाँ पे बने रहना है आपको? ट्रेंडिंग ट्विटर पे। और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 11th और अगले साल जब आप क्लास 12th में चले जाओगे तो उसका भी पूरा का पूरा फ्री कोर्स मिलेगा, जो कि आपके बोर्ड्स और जेई मेंस के लिए रहने वाला है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ भैया, जेई मेंस आपका यहाँ से क्रैक करवा के रहूँगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो। चलो, आज है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 6। 6 लेक्चर हो चुके हैं, 5 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपने देख लिए हैं, आपने समझ लिए हैं। कोई डाउट है तो आप बेटा कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हो। ठीक है जी। चलो, आज हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। लास्ट क्लास में हमने मैक्सवेल्स थ्योरी देखी थी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने मैक्सवेल्स ईएम वेव थ्योरी देखी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी देखी थी, है ना। उसके हिसाब से क्या था कि भैया जो रेडिएशंस होती है वो कॉन्टिन्यूस होती हैं। पहला पॉइंट यही था ना कि रेडिएशंस जो होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है। लेकिन प्लैंक क्वांटम थ्योरी में क्या बताया गया कि जो रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशंस आर रेडिएशंस चाहे एमिट की हो या एब्जॉर्ब की हो, एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, चाहे रेडिएशन को एमिट किया हो किसी चीज ने या किसी चीज ने एब्जॉर्ब किया हो, वो डिसकॉन्टिन्यूस होती है, डिसकॉन्टिन्यूसली। ठीक है, रेडिएशंस एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड आर डिसकॉन्टिन्यूसली, मतलब रेडिएशन जितनी भी है, एमिट करो या एब्जॉर्ब करो, वो डिसकॉन्टिन्यूसली होती है। डिसकॉन्टिन्यूसली का मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स, in the form of small discrete मतलब छोटे छोटे अलग अलग, ठीक है, पैकेट्स। भैया ये कह रहे हैं, देखो मैक्सवेल ने क्या कहा था कि एनर्जी तो ऐसे रेडिएशन जो होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है, वेव की फॉर्म में होती है। लेकिन प्लैंक क्या कह रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। रेडिएशंस जो होती हैं, चाहे कोई चीज़ उसको एमिट कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है, ये एक छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती हैं, अलग अलग पैकेट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? अलग अलग पैकेट्स होते हैं भैया। और इन पैकेट्स को क्या बोला जाता है? इन पैकेट्स को बोला जाता है क्वांटम। ठीक है, इन पैकेट्स को क्या बोला जाता है? क्वांटम। और ये किस चीज के पैकेट्स होते हैं? किस चीज के पैकेट्स होते हैं? एनर्जी के। ठीक है, ये किस चीज के पैकेट्स होते हैं? एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। जैसे आप चिप्स के पैकेट लेके आते हो दुकान से, स्नैक्स के, और वैसे ही ये क्या होते हैं भैया? एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, क्वांटम। अब क्वांटम को लाइट के केस में, इन केस ऑफ लाइट, क्वांटम ऑफ एनर्जी, क्वांटम ऑफ एनर्जी, क्वांटम मतलब छोटे छोटे पैकेट्स किसके? एनर्जी के। क्वांटम ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटॉन्स। अब ये नाम आपने सुना हुआ है ना, स्कूल में तो ऑब्वियसली सिलेबस बहुत आगे चल रहा है, तो वहाँ पे भी सुना हुआ है। क्लास 10th में भी आपने फोटॉन्स का नाम सुना हुआ है। जो लाइट बनी होती है, जब हम कहते हैं कि लाइट किससे मिलके बनी हुई है, लाइट फोटॉन से मिलके बनी हुई है, तो वो थ्योरी कहाँ से आई? यहाँ से। प्लैंक ने बताया था कि भैया जो भी रेडिएशन होगी, रेडिएशन एक तरह की क्या होती है? एनर्जी ही होती है। वो एनर्जी जो होती है वो डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिन पैकेट्स को, ठीक है, जिन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं। और लाइट के केस में इन्हीं क्वांटम्स को क्या बोल दिया जाता है? फोटॉन्स बोल दिया जाता है। मतलब ये दोनों चीजें क्या है? बराबर ही हैं। क्वांटम बोल लो या फोटॉन्स बोल लो, बस लाइट के लिए उन्होंने क्या वर्ड रख दिया? क्वांटम। ठीक है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि भैया रेडिएशंस डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है। मैक्सवेल ने कहा था कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है। और उन्होंने कहा था कि भैया ये कैसे चलेंगी? वेव की फॉर्म में चलेंगी। इन्होंने कहा नहीं,
ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस होती है, ये पैकेट्स की फॉर्म में होती है। पैकेट्स मतलब यहाँ पे इनका पार्टिकल नेचर बताया जा रहा है। पैकेट्स मतलब यहाँ पे इनका क्या बताया जा रहा है, पार्टिकल नेचर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखो। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अब देखो ये क्वांटम है, दिस इज क्वांटम ऑफ एनर्जी, दिस इज क्वांटम ऑफ एनर्जी बोलो, या आप बोलो फोटोन बोलो। लाइट के केस में इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ लाइट क्वांटम ऑफ एनर्जी मतलब इसकी अपनी क्या है, एनर्जी है। एक फोटोन की अपनी क्या है, एनर्जी है। भैया कितनी है, ठीक है, बात समझ आई ना। ये क्या है भैया, एनर्जी का पैकेट है। ठीक है, अब जैसे एक 10 रुपए का चिप्स का पैकेट लेके आते हो, है ना, चिप्स का पैकेट कितने का आया, 5 रुपए का आया, 10 रुपए का आया, 20 रुपए का आया। ऐसे ही भैया ये एनर्जी का पैकेट आया, इसकी भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। कितनी एनर्जी का पैकेट है ये, इसकी एनर्जी कितनी है ना। अब ये बताओ, तो इन्होंने क्या बताया, जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है भैया जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है। अलग अलग लाइट अलग अलग फ्रीक्वेंसी, है ना, अलग अलग कंपनी अलग अलग रेट, बस वही बात है। अलग अलग लाइट होगी तो इसकी एनर्जी अलग अलग होगी। क्लियर। तो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको स्पेक्ट्रम दिखाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाया था, तब वहां पे भी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि भैया जिस तरफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उस तरफ एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी फ्रीक्वेंसी से ही मापी जाती है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आया यहाँ पे H, और आप सब इसी कांस्टेंट को जानते भी हो। ठीक है, ये क्या होता है, एच ई क्या है, एनर्जी, एनर्जी ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएशन आपकी लाइट की फॉर्म में है तो भैया लाइट बोल दो। म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की क्या फ्रीक्वेंसी है या लाइट की क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब एच, एच यहां पे होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच यहां पे क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्या ये वैल्यू आपको याद रखनी है, जी हाँ याद रखनी है। ठीक है, वैसे तो जेई मेंस देता भी है कई बार, लेकिन नहीं भी देता तो आपको याद रखनी है, और जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगी। क्लियर है जी। तो हमने क्या पढ़ा कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन जो होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। अच्छा भैया एक की ही है, ये तो E इज इक्वल टू एच न्यू है, ये किसकी है, एक की है। अगर एक से ज़्यादा हुए, है ना, दो हुए, एनर्जी ऑफ टू फोटोन्स कितनी होगी, भैया एक की एच न्यू है तो दो की कितनी हो जाएगी, टू एच न्यू। अगर हमारे पास n फोटोन्स हुए, n नंबर ऑफ फोटोन्स हुए, तो उनकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। ठीक है, क्लियर है। तो जितने फोटोन्स उतने टाइम्स क्या कर देना, एच न्यू कर देना। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम सीखते हैं कि E इज इक्वल टू एन एच न्यू, और यहाँ पे n मैं लिख देता हूँ, n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स।
इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो एन एच सी बाय लेमडा, ठीक है, म्यू की जगह क्या कर दिया सी बाय लेमडा। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो सी और वेव नंबर, ठीक है, 1/λ को हमने क्या कर दिया वेव नंबर कर दिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपकी फॉर्म्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपकी फॉर्म्स है एक ही फॉर्मूले की। जो आपका मन करता है वो लगाओ, मतलब जैसा डाटा दिया जाएगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपकी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। h इंटू सी, ये दोनों के दोनों क्या है कांस्टेंट है। h की वैल्यू 6.6 ले लो, ठीक है, या 6.626 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8, है ना। तो इसका अप्रोक्सीमेट हम लेते हैं कि भैया हर बार आपको एच सी की वैल्यू डाल के पुट ना करना पड़े, तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो 20 इंटू 10⁻26 जूल सेकेंड। सीधा सीधा एच सी की वैल्यू आपने डाल दी, क्योंकि दोनों कांस्टेंट थे, इनकी वैल्यू जितनी भी बार आप डालोगे तो आप इकट्ठे डाल सकते हो 20 इंटू 10⁻26 क्लियर, ठीक है जी। चलो 2 पॉइंट क्लियर हैं। पहला पॉइंट क्या कहता था, रेडिएशन डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होती है, ठीक है। डिसकंटिन्यूस कैसी होती है भैया, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, उन एनर्जी के पैकेट्स को क्वांटम बोलते हैं वैसे तो। अगर आपको लाइट के केस में यूज़ करना है तो लाइट के लिए एक स्पेशल नाम रख दिया कि उनको आप क्या बोल सकते हो, फोटॉन्स बोल सकते हो। तो बात आई भैया ये एनर्जी के पैकेट हैं, तो एनर्जी कितनी होती है ना, एक पैकेट की एनर्जी कितनी है। तो उन्होंने बताया कि एक पैकेट की एनर्जी जो होती है भैया वो जिस कलर की लाइट है, ठीक है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब लाइट बहुत अलग अलग कलर की हो सकती है, अलग अलग कलर की लाइट होगी, उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, तो सबकी अलग अलग एनर्जी होगी, ठीक है। तो एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, तो फ्रीक्वेंसी पे जब डिपेंड करती है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया, ई इज इक्वल टू एच न्यू। एक फोटोन की एनर्जी ई इज इक्वल टू एच न्यू। अगर हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हैं, एन है, एन नंबर ऑफ फोटोन्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन एच न्यू। क्लियर, तो 2 पॉइंट्स क्लियर हैं। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट नंबर 3। देखो पॉइंट नंबर 3 समझाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ जो तुमने बचपन से पढ़ी हुई है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि भैया टोटल एनर्जी, ठीक है। अब वो वाली डेफिनेशन मत बोलने लग जाना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो ना ही आप खत्म कर सकते हो। मीन्स जो टोटल एनर्जी है, इसी चीज को हम दूसरे हिसाब से कैसे बोलते हैं। अब क्लास 11th के बच्चे हो आप, बड़े हो चुके हो, तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि भैया टोटल जो एनर्जी है, ठीक है। अब जैसे ये कोई बॉडी है, ये कोई सिस्टम है, इसकी अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी है, ई एनर्जी है। एनर्जी कंजर्वेशन आपके वाली लैंग्वेज बोले तो क्या बोलोगे भैया, एनर्जी ना तो बना सकते ना ही तोड़ सकते ना ही खत्म कर सकते, यही बात है। तो वही तो हम कह रहे हैं। इसको मैं दूसरे तरीके से क्या कहूँ, ना मैं इसमें बना सकता, बना नहीं सकता मतलब ऐड नहीं कर सकता, ना मैं इसमें खत्म कर सकता, खत्म नहीं कर सकता मतलब कम भी नहीं कर सकता भाई इसकी। तो मतलब जितनी है इसकी टोटल वो सेम ही रहेगी, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो वही बात है, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी क्या रहेगी सिस्टम की, वो सेम रहेगी, ठीक है। क्लियर है, ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं। अब इसी के बेस पे, अब ये लिखने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, इसी के बेस पे हम क्या कहते हैं कि मान लो कोई भी बॉडी है, क्या है ये, कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर कोई लाइट डली, लाइट डली मतलब रेडिएशन आई, ठीक है, कोई एक रेडिएशन आई होगी, E1 बोल देते हैं। इसने ये एनर्जी क्या करी, एब्जॉर्ब करी। अब ये सिस्टम है, सिस्टम है तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर ये E1 एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हो सकता है इसने कुछ एनर्जी क्या करी हो, रिलीज भी की हो, इसने कुछ एनर्जी क्या की हो, रिलीज भी की हो, E2 और E3 मान लिया हमने, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसकी टोटल एनर्जी पहले कितनी थी, मान लेते हैं कुछ भी थी, XYZ कुछ भी मान लो आप, ठीक है। लेकिन अब मेरे को ये बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है उतनी एनर्जी इसको एमिट करनी पड़ेगी, तभी तो जाके इसकी पहले वाली एनर्जी सेम रहेगी,
रहेगी ना। मीन्स ये क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, जितना लिया उतना ही दे दे तो पहले जितना ही हिसाब रहेगा, है ना। और ये क्या है, एनर्जी एमिटेड, भैया एमिट करना मतलब निकालना, ये क्या है हमारी एनर्जी एमिटेड। अगर इसको अपना हिसाब पहले जितना ही रखना है तो भैया जितनी एब्जॉर्ब करी थी उतनी ही क्या कर दे, निकाल दे, तो इसका हिसाब वैसे का वैसे ही रहेगा। तो बस यही चीज़ होती है, टोटल एनर्जी कंजर्व तभी रहेगी जब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड, जितनी एनर्जी एमिट की है उसके बराबर हो जाए। मीन्स E1 इज इक्वल टू E2 प्लस E3। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है, क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम आएगा। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है उतनी ही एनर्जी कोई चीज़ क्या करेगी, एमिट करेगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसकी अगर हम वैल्यू डालें H-ν1, इसकी हो सकती है H-ν2। अब हमें थोड़ी पता है कि सेम वेवलेंथ की एमिट करी है या अलग वेवलेंथ की एमिट करी है, अलग फ्रीक्वेंसी की एमिट की है। तो यहाँ से H कैंसिल, ये क्या बना, µ1 इज इक्वल टू µ2 प्लस µ3। तो इसको हम बोलते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना वो सिंपली एडिटिव नेचर की होती है, ठीक है। एनर्जी भी क्या है, एनर्जी को भी डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, एनर्जी को भी क्या कर रहे हो आप, डायरेक्ट ऐड कर रहे हो, मतलब एनर्जी भी सिंपली एडिटिव होती है कि स्केलर है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या बात लग रहा हूँ कि एनर्जी इज सिंपल एडिटिव, या नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, चलो ये बात, यहाँ पे हम कुछ और करते हैं। C अपॉन λ1 इज इक्वल टू C अपॉन λ2 प्लस C अपॉन λ3। इस चीज़ में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ से C कैंसिल। नेक्स्ट पेज पे अगर हम लेके चले तो हमें क्या दिखा, 1/λ1 इज इक्वल टू 1/λ2 प्लस 1/λ3। जो वेवलेंथ है वो सिंपली एडिटिव नहीं है, तो सीधे सीधे तो ऐड नहीं हो रही, λ1 इज इक्वल टू λ2 प्लस λ3, ऐसा तो ऐड नहीं हो रही, उनका रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है। उनका क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है। तो यहाँ से हम दो चीज़ें लिखती हैं कि भैया एनर्जी इज सिंपल एडिटिव, कि सिंपली तुम एनर्जी को क्या कर सकते हो, आपस में ऐड कर सकते हो। मीन्स ये क्या है, स्केलर है, जैसे E इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2 प्लस E3। एंड फ्रीक्वेंसी इज सिंपली एडिटिव, ये भी फ्रीक्वेंसी इज सिंपल एडिटिव, ये भी क्या है, स्केलर है, ठीक है। जैसे µ1 इज इक्वल टू µ2 प्लस µ3, लेकिन वेवलेंथ सिंपल एडिटिव नहीं है, मतलब वेवलेंथ को आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, वेवलेंथ इज नॉट सिंपल एडिटिव। जैसे आम हम चीज़ें जोड़ देते हैं, 2 और 3 को जोड़ना है तो सीधा सीधा आंसर क्या आता है, 5 आता है। अगर दो वेवलेंथ को अगर आपको जोड़ना है, मान लो एक 400 एंगस्ट्रॉम की है और एक 500 एंगस्ट्रॉम की है, तो आप उसको डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, ठीक है जी, क्लियर। अब लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। देखो उन्होंने क्या कहा था, मैक्सवेल ने क्या कहा था कि भैया जितनी भी रेडिएशन होती है वो सारी की सारी स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से चलती है। इन्होंने थोड़ी सी उसमें चेंजेस किए, इन्होंने कहा जितनी भी रेडिएशंस होती हैं वो सारी की सारी स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से तो चलती हैं, लेकिन सिर्फ वैक्यूम में, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में। अलग अलग मीडियम में जो रेडिएशंस होती हैं उनकी स्पीड अलग अलग होती है, ठीक है। रेडिएशंस ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, radiations travel with speed of light in vacuum only, कि भैया सिर्फ वैक्यूम में ही रेडिएशंस जो होती हैं वो लाइट की स्पीड से चलती हैं। वैक्यूम के अलावा अगर कोई मीडियम है तो इनकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं होगी। तो बेटा क्या ये चीज़ आपको पता है,
है ना? मेरे हिसाब से तो पता है। क्यों? क्लास 10th में आपको याद दिला देता हूँ, किसी बच्चे को याद नहीं आ रही, क्योंकि कनेक्ट करना अभी आपने सीखा नहीं है। अभी तक 10th तक क्या कर रहे थे आप? सिर्फ पढ़ रहे थे, ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहे थे, एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से जोड़ना नहीं आ रहा था, है ना? अब आपको क्लास 11th में वो चीज़ें सीखनी है, तो इसलिए हम आपको सिखाएंगे। और देखो, यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक टर्म पढ़ी थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बता रहा था कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड क्या क्या होगी, है ना? लाइट क्या है? एक रेडिएशन ही तो है, एक EM रेडिएशन ही तो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही तो है लाइट, है ना भैया? तो वहाँ पे आपने वाटर में स्पीड अलग निकाली थी, है ना? ऑयल में स्पीड अलग निकाली थी, डायमंड में स्पीड अलग निकाली थी, क्लियर? ग्लास में स्पीड अलग निकाली थी, ग्लास स्लैब पड़ी थी। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? ये पॉइंट प्लैंक ने बताया, मैक्सवेल ने बताया था कि रेडिएशन हर एक मीडियम में, रेडिएशन उन्होंने बोला था कि भैया रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट से ही चलती है। इन्होंने उसको करेक्ट किया, बताया कि भैया रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट से तो चलती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, ठीक है? वैक्यूम के अलावा अगर कोई मीडियम है तब वो स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चलती, ठीक है? क्लियर हो गया? तो चलो, ये थे हमारे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो मुश्किल से 20 मिनट लगे हैं भैया करने में, और इसको ऐसे ही रिवाइज कर लेना तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी, और कहानी में चलना, फ्लो बने रहने देना, ठीक है? फ्लो से चलोगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। पहले मैक्सवेल जी ने क्या बताया, अब प्लैंक जी ने क्या बताया, ठीक है? और इसीलिए ना मैं आपके लिए ना ज़्यादा अभी बड़े बड़े लेक्चर लेके भी नहीं आ रहा। जब एक बार इसका अच्छे से खत्म हो जाएगा ना बोहर्स मॉडल वाला, तब मैं आपके इसके बड़े बड़े लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सारी कहानी समझा रहा हूँ कि मैक्सवेल जी की कहानी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी, आज हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी। अब हम इस पर करेंगे 4-5 क्वेश्चन और उसके बाद अपनी क्लास को कर देंगे एंड। तो जल्दी से अपनी रफ कॉपी वगैरह जो भी है निकाल के बैठ जाओ, अब आने वाले हैं क्वेश्चंस। चलो जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये आपका NCERT का क्वेश्चन, ठीक है जी? ये आपका NCERT का क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक मोल, भैया एक फोटोन की एनर्जी नहीं निकालनी है हमें, एक फोटोन की एनर्जी नहीं निकालनी, एक फोटोन की एनर्जी देखो, हमें पता है एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E = H²। n फोटोन्स की एनर्जी कितनी होती है, E = NH²। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी हुई है, कितने फोटोन्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 10 12 20, कितने, 1 मोल। n की वैल्यू कितनी है, 1 मोल। 1 मोल का मतलब एक मोल, एक मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23 फोटोन्स है हमारे पास। क्लियर है? चलो वैल्यू डालो, एनर्जी पूछी हुई है, E = n की वैल्यू 6.022 × 10⁻23, h कांस्टेंट है 6.626, 6.6 ले लो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है 5 × 10⁻14 हर्ट्स, 5 × 10⁻14 हर्ट्स। तो यहाँ से करेंगे, ये -20 आया, 3 यहाँ से आया, 36 180, है ना? 180 के आसपास। देखो मैंने रफली कैलकुलेट किया है, आप एग्जैक्ट कर लेना 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 18 × 10⁻4, और एनर्जी की यूनिट क्या आएगी, जूल। एनर्जी की यूनिट क्या आ जाएगी, जूल। तो इतनी हमारी एनर्जी आ गई एक मोल फोटोन की, ठीक है बच्चे? NCERT का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक 100 वोल्ट का बल्ब है, 100 वॉट का, वोल्ट नहीं वॉट का बल्ब है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर की लाइट, ठीक है? मोनोक्रोमेटिक वर्ड क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब क्रोमा मतलब कलर, ठीक है? तो मोनोक्रोमेटिक ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है 400 नैनोमीटर। और ये वॉट, वॉट किसकी यूनिट होती है भाई, क्लास 10th में पढ़ा है ना, वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है। मतलब बल्ब की पावर दी हुई है मुझे 100 वॉट। और क्लास 10th में आपने ये भी पढ़ा है कि 1 वॉट जो होता है वो 1 जूल/सेकंड के बराबर होता है। तो इसको बेटा मैं ऐसे लिख लूँ, 100 जूल/सेकंड। इसका मतलब जो वो बल्ब है
ठीक है, वो 1 सेकंड में 100 जूल की एनर्जी को एमिट कर रहा है। क्लियर? इट मीन्स पावर ही आई, तो इट मीन्स bulb emits bulb emits 100 joules of energy in 1 second। ठीक है, इसका मतलब यही होगा 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी एमिट कर रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। पर सेकंड मतलब एक ही सेकंड में निकालने हैं हमें। तो भैया 1 सेकंड में कितने फोटॉन्स इतने एमिट किए वो निकालने हैं। तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू, तो ये हो जाएगा एन एच सी बाई लेमडा, क्योंकि हमें वेवलेंथ दी हुई है। E की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 100 जूल्स हो जाएगी फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकंड के लिए 100 जूल्स है, 2 सेकंड होते 200, 3 सेकंड होते 300। ठीक है जी, 0.1 सेकेंड्स होते तो 10 जूल्स। ओके बच्चे, तो हमें निकालना भी 1 सेकंड में ही है। क्वेश्चन में रीड करो, तो हमें निकालना भी किस में है, 1 सेकंड में ही है। तो ये 1 सेकंड के लिए एनर्जी कितनी है हमारे पास, 100 जूल। तो एनर्जी की वैल्यू 100, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, एच इंटू सी की वैल्यू में डायरेक्टली पुट कर दूँ 20 इंटू 10⁻⁻26। और वेवलेंथ, वेवलेंथ बेटा नैनोमीटर में है, नैनोमीटर मतलब 400 इंटू 10⁻⁻9, 400 इंटू 10⁻⁻9। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 5 और कितना जाएगा 5 इंटू 400, इसको ऐसे ही लिखते हैं 4 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻26 इज इक्वल टू n। ठीक है जी, तो अब ये कितना आ गया 20, और ये कितना हो जाएगा 6, तो 2 इंटू 10⁻20, 2 इंटू 10⁻20 फोटोन्स, 2 इंटू 10⁻20 फोटोन्स हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्या आपका भी मैच कर रहा है? बहुत बढ़िया बात है। और इस पे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं हैं इस चैप्टर के। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होंगे, बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें समझनी पड़ जाएंगी, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान है। इस चैप्टर को आप कमांड कर लेना भाई, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्लास 12th मॉडर्न फिजिक्स में आप जाओगे, ये चैप्टर आपका फिर से एज इट इज़ यूज़ होगा। मॉडर्न फिजिक्स के जो चैप्टर है, एटम्स, न्यूक्लियाई, ठीक है, डुअल नेचर, वो सारे के सारे इसी चैप्टर से लिंक है। जिस बच्चे ने ये चैप्टर पे कमांड कर ली, उसके लिए क्लास 12th की फिजिक्स, ये मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट है, मतलब लास्ट के जो चैप्टर हैं 3, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। और अगले साल तो बेटा बोर्ड्स की है ना, तो बोर्ड्स में आप ये लगा लो कि आपकी फिजिक्स का पार्ट यहीं पे हो रहा है। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, और बच्चे आप कहते रहते हो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमें नहीं मिलते, तो 2-3 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, बाकी के क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, ए बल्ब एमिट्स अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम, द बल्ब इज रेटेड 150 वॉट एंड 80%, सॉरी 80% तो बहुत ज़्यादा हो गया यार ये। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करते हैं इस क्वेश्चन पे, 80% नहीं 8% ऑफ एनर्जी इज एमिटेड एज लाइट। एक्चुअल में क्वेश्चन यही था, टाइपिंग में मिस्टेक होगी, 8 को 80 कर दिया। ठीक है, 8% ऑफ एनर्जी इज एमिटेड एज लाइट। हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड बाय द बल्ब पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो देखो, इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो वेवलेंथ हमें दी 4500 एंगस्ट्रॉम, मीन्स 4500 इंटू 10⁻⁻10, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 45 इंटू 10⁻⁻8 मीटर क्या आ गई, वेवलेंथ आ गई। बल्ब की रेटिंग क्या है, मतलब पावर क्या है, वॉट से आप यूनिट से पता लगा सकते हो कि कौन सी आपको फिजिकल क्वांटिटी दी है। तो पावर है इसकी 150 वॉट, मीन्स अभी 150 वॉट का मतलब, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने लिखा था 100 वॉट का मतलब क्या था, 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी एमिट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड में एनर्जी एमिटेड पर सेकंड, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड
इज इक्वल टू 150 जूल। 150 जूल वो क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। लेकिन आगे क्या बोला हुआ है कि भैया ये तो बल्ब की रेटिंग है, ठीक है। 150 वॉट का बल्ब है, मतलब वो एक सेकंड में 150 जूल एमिट कर सकता है, मैक्सिमम इतनी वो कर सकता है। लेकिन कर कितनी रहा है, 8% ऑफ द एनर्जी इज एमिटेड एज लाइट, है ना। 8%, इस एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 8% ही लाइट की फॉर्म में है। वो ये कह रहे हैं 150 जूल पूरी की पूरी लाइट की फॉर्म में है, नहीं सर ऐसे कैसे। भैया जो ये बल्ब आते थे, ठीक है, ऐसे वाले जो ये बल्ब आते थे फिलामेंट वाले, अगर आपने देखे हो तो थोड़ी सी देर, ठीक है, 2 मिनट भी इनको जला दो और इनको टच करके देख लेना ग्लास, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, हॉट हो जाएंगे। वो हॉटनेस कहाँ से आई इनके पास, ये गर्म कैसे हो गए, गर्म भी तो क्या है, हीट कहाँ से आई, एनर्जी थी ना। तो जितनी इनकी पावर थी वो ये नहीं है कि ज़रूरी कि भैया 150 वॉट है तो ये इतनी ही सारी की सारी एनर्जी लाइट की फॉर्म में ही आती है, नहीं। अगर लाइट की फॉर्म में ही एनर्जी आती ना तो भैया फिर वो गर्म ही नहीं होता। तो कुछ एनर्जी हमारी लाइट की फॉर्म में आ जाती है, कुछ एनर्जी हमारी हीट में डिसिपेट हो जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कितनी एनर्जी लाइट की फॉर्म में आ रही है, क्योंकि फोटोन्स तो किस में होंगे भैया, लाइट में होंगे, हीट में तो फोटोन नहीं होंगे। तो लाइट में कितने फोटोन्स आ रहे हैं, लाइट में कितने फोटोन्स आ रहे हैं भैया, पहले पता तो चल जाए कि 150 जूल्स में से कितने परसेंट लाइट आ रही है। उन्होंने बताया 8% ही क्या आ रही है, लाइट आ रही है। तो हमारी एनर्जी लाइट के लिए, ठीक है, कितनी होगी, 8% ऑफ 150। 8% ऑफ 150 कितना होता है, 12। तो कितना है, 12 जूल्स। क्लियर है। अब किसी को निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना भैया, ठीक है। ये ऐसे करके हमने 12 जूल्स निकाल ली, 8% मतलब परसेंट मतलब 100 से डिवाइड कर दो। चलो 12 जूल की हमारी क्या है, एनर्जी है। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लेमडा, क्योंकि लेमडा की फॉर्म में दिया हुआ है। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, E इंटू लेमडा अपॉन एच सी। ई की वैल्यू 12, लेमडा की वैल्यू 45 इंटू 10⁻⁻8, एच सी की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻26। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 4 3 ज़ा 12, तो 36, ठीक है, 36 ही आ रहा है ना, ओह सॉरी 18 इंटू 10⁻, ये 26 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना होगा 18। देख लेना कहीं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, ठीक है बच्चे। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ है तो मेरे को बता देना कमेंट करके, क्योंकि हो जाती है कई बार, ठीक है। तो ये 2 नहीं है, ये 3 है, यहीं पे थोड़ी सी और भी कोई गलती है तो वो देख लेना। चलो, an object absorbs energy of corresponding wavelength 2400 angstrom and emits two different radiation. The wavelength of one radiation is this. What is the wavelength of other radiation? मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इस एनर्जी की वेवलेंथ लैम्डा 1 कितना है, 2400 एंगस्ट्रॉम, और वो दो डिफरेंट रेडिएशंस को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। दो डिफरेंट रेडिएशंस को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। इसमें से एक की वेवलेंथ दी हुई है आपको 6000 एंगस्ट्रॉम, और दूसरे की वेवलेंथ आपको बतानी है, ठीक है। तो ये अभी वही एनर्जी कंजर्वेशन जो पढ़ा था हमने, उसी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट देखो, अब कोई बच्चा ई वाले फॉर्मूले से जाए तो वहाँ से चले जाओ, वहाँ से भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे रिलेशन भी डायरेक्ट पढ़ा हुआ है कि 1/λ1
इज इक्वल टू 1/λ2 प्लस 1/λ3। ठीक है, तो 1/6 2400 इज इक्वल टू 1/6000 प्लस 1/λ3। तो यहाँ से λ3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6000 माइनस 2400 अपॉन 2400 इंटू 6000 इज इक्वल टू 1/λ3। उधर जाके हमने एलसीएम ले लिया, तो ये कितना बचेगा इसमें, 3600। 3600 ही बचेगा ना, चलो देख लो। 2400 इंटू 6, यहाँ पे 1000। चलो जी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 9 ज़ा 36, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये कितनी आ रही है फिर, कितना आया ये 3/2। ठीक है, 12 3 36 12, तो ठीक है जी, इतना ही आ रहा है। तो यहाँ से 3 से ये क्या हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, मीन्स 1/4000 इज इक्वल टू 1/λ3। तो फाइनल λ3 की वैल्यू क्या आ गई, 4000। और ये सब कुछ किस में चल रहा है, एंगस्ट्रॉम। सब कुछ किस में चल रहा है, ये एंगस्ट्रॉम में आपका चल रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो भैया ये 4 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको क्लियर होंगे। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है जी, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो वो बेटा पूछ सकते हो। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, ये भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट ये जेई मेंस का है। द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, अभी निकाला था। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऐसे ही था, एनसीईआरटी का था। और देखो जेई मेंस 2023 में भी आया हुआ है, तो इतना हल्के में भी नहीं लेनी। देखो यार, एनसीईआरटी से रिलेटेड डाउट मैं आपका ना एक क्लियर कर देता हूँ। एनसीईआरटी बेटा 3 है आपके पास। ठीक है, एक है आपके पास मैथ्स की, एक है आपके पास फिजिक्स की, और एक है आपके पास केमिस्ट्री की। अब मैं थोड़ी केम पावर बताता हूँ इनकी। मैथ्स की एनसीईआरटी नहीं करनी, मतलब कर लेना, मन करे तो कर लेना, कुछ भी खास नहीं है एनसीईआरटी में, कुछ आप चीज़ें नहीं सीखोगे। ठीक है, फिजिक्स की एनसीईआरटी रीड। ठीक है, रेड नहीं है ये, रीड तो नहीं करनी है। ठीक है, क्वेश्चंस करने हैं। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको रीड भी करनी है और क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा एनसीईआरटी को लेके आज तक हमने डिस्कस नहीं की। मैं सोच रहा हूँ वीडियो बना दूँ आपके लिए, क्या क्या करना होता है। कई बार बुक्स हैं, ठीक है, आप पूछ लेते हो, तो वो सब कुछ भैया मैथ्स की एनसीईआरटी तो छोड़ दो। ठीक है, बैच फेंक दो, खरीदने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। फिजिक्स की एनसीईआरटी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीड तो करनी नहीं है। क्वेश्चंस आपको ऐप से निकल ही जाते हैं आजकल, तो ठीक है, वहाँ से कर लेना। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, वो रीड भी करनी है और उसके क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, क्लियर है। केमिस्ट्री में सर ऐसा क्यों है, केमिस्ट्री ना आपको रैंक निकालेगा। केमिस्ट्री आपका रैंक इम्प्रूव करेगा, रैंक सबसे ज़्यादा यहीं से निकालेगी, मतलब रैंक को बढ़ाएगा ये। किसी कम भी तैयारी हो ना, मतलब अगर आप फिजिक्स मैथ्स में फंसोगे भी तो केमिस्ट्री उसको कंपनसेट कर देगा, ऐसे। ठीक है, रैंक बढ़िया निकलवाता है आपका, रैंक मतलब अच्छा लाने में मदद करती है केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा। क्लियर। और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 जेई मेन 2021, ये भी क्या है, आपका होमवर्क है। मेरे को आप भेज सकते हो टेलीग्राम पे या कमेंट कर सकते हो इनके आंसर क्या है, जाके चेक करना है। आपके पास इंटरनेट है, वहाँ से भी आप आंसर चेक कर सकते हो, क्योंकि भैया जेई मेन 2021 के हैं, क्वेश्चन डालोगे वैसे ही आ जाएगा यार। क्लियर। तो चलो, आज हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी, नेक्स्ट हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अनदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लास 12th फिजिक्स में आपका दोबारा से आएगा। ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स में आपका दोबारा से आएगा, इसीलिए कह रहा हूँ पहले ही पक्का कर लो, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है जी।
और उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ग्राफ भी करेंगे, जेई मेंस के क्वेश्चन भी करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्वेश्चंस की फिक्र ना लो, क्वेश्चन मैं आपको इतने करा दूंगा कि भैया पूरे स्कूल में बच्चे मिलके आपके जितने क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप उतने क्वेश्चन कर जाओगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो, और जिसने शेयर नहीं किया है प्लीज़ शेयर करो, ताकि हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बेटा बना सकें, ठीक है। अगर हमारे व्यूज़ भी नहीं आते ना यार, फिर मन नहीं करता, सच बता रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से हम लेके आते हैं ये लेक्चर, जब व्यूज़ नहीं आते इतनी मेहनत करने के बाद। तो प्लीज़ शेयर करो ताकि आपका भी फ़ायदा हो। चलो भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।